ईपीएस 95 हायर पेंशन पेंशन फॉर्म निरस्त और चेक वापस करने पर बड़ा खुलासा। फंसा ईपीएफओ, क्या पेंशनर्स की नियति में सिर्फ धोखा है? अजमत अली, भिलाई। एक बार फिर लगता है ईपीएस 95 पेंशनर्स धोखा खाने की दहलीज पर खड़े हैं। जिन 2-4 पेंशनर्स ने भविष्य निधि संगठन के डिमांड लेटर के आधार पर मांगी गई रकम जमा कर दी थी, उनकी राशि उन्हें वापस कर दी गई है। और जिन्हें डिमांड लेटर जारी किया गया था, उसे भविष्य निधि संगठन ने वापस ले लिया है अथवा निरस्त कर दिया है। 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इसी तरह का खेल खेला गया था और अंततः पेंशनर्स को पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रश्न है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैसी ही परिस्थिति निर्मित की जा रही है? ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने सूचनाजी.com के साथ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर चल रहे विवाद पर तर्क के साथ अपना पक्ष रखा है। ईपीएफओ की खामियों को उजागर किया है। ईपीएस 95 पेंशन विवाद के पीछे यह है बड़ी वजह। जिन पेंशनर्स को उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई, उनके पत्र में भविष्य निधि संगठन द्वारा उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट रूल्स के अनुसार सीमित वेतन के भीतर ही नियोक्ता पेंशन फंड के लिए राशि जारी कर सकता है। कर्मचारी का वास्तविक वेतन यदि सीमित वेतन पहले यह 5,000 रुपये था, फिर रिवाइज होकर 6,500 और अभी 15,000 रुपये है, से अधिक होता है तो उस पर वह अंशदान नहीं दे सकेगा। पर यह वास्तविकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों पूर्व बनाए गए ट्रस्ट के मृतप्राय नियमों को आधार बनाकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। पढ़िए एग्जेम्प्टेड, अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स और कोर्ट से राहत। उच्चतम न्यायालय के निर्णय 4 अक्टूबर 2016 के अनुसार सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के विकल्प का अधिकार दिया गया था और इस संबंध में ईपीएफओ ने परिपत्र 23 मार्च 2017 भी जारी किया था। लेकिन बाद में एक गैरकानूनी परिपत्र 31 मई 2017 के द्वारा एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में कार्यरत अथवा रिटायर्ड एम्प्लॉयज को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था, जिसे बाद में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 4 नवंबर 2022 से रद्द किया और फैसला दिया कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में उच्च पेंशन हेतु कोई अंतर नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के किसी पुराने ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयास असंगत, अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी भी है। वैसे भी जिस तरह 4 अक्टूबर 2016 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने एग्जेम्प्टेड अथवा अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स का कोई उल्लेख नहीं किया था और उसे षड्यंत्रपूर्वक अकारण ही ईपीएफओ द्वारा मुद्दा बनाया गया था, वैसे ही वर्तमान निर्णय 4 नवंबर 2022 में किसी ट्रस्ट रूल्स का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन इसे भी भविष्य निधि संगठन द्वारा तूल देकर सदस्यों के साथ गैर इंसाफी की जा रही है। विशेष तौर पर जब एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड का फर्क उच्च पेंशन की गणना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। ईपीएफओ भेदभाव न करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 4 नवंबर 2022 से रद्द किया और फैसला दिया कि एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में उच्च पेंशन हेतु कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए, सभी को पेंशन के दायरे में लाया जाए। ईपीएस 95 हायर पेंशन, जिस सीपीएफ ट्रस्ट को ईपीएफओ बताता रहा सही, पेंशन की बारी आई तो बता रहा गलत। फॉर्म किया कैंसिल। ईपीएफओ हर साल सीपीएफ ट्रस्ट के खाते रिकॉर्ड की करता है जांच, लेता है शुल्क। पेंशन फॉर्म कैंसिल करने का दाव पड़ा उल्टा। एलएम सिद्दीकी ने कहा, ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक साजिश।
सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ का घेर लिया गया है। पेंशनर्स ने तर्क के साथ ऐसी बात बोल दी है कि कानूनी नजर से ईपीएफओ का बचना नामुमकिन दिख रहा है। सेल के भिलाई स्टील प्लांट समेत कई प्लांट के कार्मिकों का ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म निरस्त करने का मामला सामने आ चुका है। डिमांड लेटर को वापस लेने और जमा चेक को वापस करने से हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जिम्मेदारी और आरोप सेल के सीपीएफ ट्रस्ट पर लगते रहे। अब ईपीएफओ ही फंसता दिख रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष LM सिद्दीकी ने सूचनाजी.com को बताया कि एक गैरकानूनी परिपत्र 31 मई 2017 के द्वारा एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में कार्यरत अथवा रिटायर्ड एम्प्लॉइज को इस लाभ से वंचित कर दिया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जांच अधिकारी पर सवाल। एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स पर ईपीएफओ घेरते हुए LM सिद्दीकी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के सभी खातों और रिकॉर्ड्स की जांच समय समय पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जांच अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसका प्रशासनिक शुल्क भी वास्तविक वेतन के आधार पर एम्प्लॉयर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वसूला जाता है। आपत्ति क्यों नहीं की? अगर नियोक्ता द्वारा सीमित वेतन से अधिक वेतन हो जाने पर भी पेंशन फंड में वर्षों से लगातार अंशदान किया गया तो उस समय उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं की? जाहिर है कि इसे कभी भी भविष्य निधि संगठन द्वारा आपत्ति योग्य समझा ही नहीं गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी 4 नवंबर 2022 को आ गया। वास्तविक वेतन पर पीएफ फंड के लिए अंशदान किया गया। भविष्य निधि संगठन ने अपने परिपत्र 22 जनवरी 2019 द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया था कि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जहां वास्तविक वेतन पर पीएफ फंड के लिए अंशदान किया गया है और जिसे भविष्य निधि संगठन ने स्वीकार भी कर लिया है, ऐसे हालात में यह मान लेना चाहिए कि ईपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत पैरा 26 का अनुपालन कर लिया गया है। इसलिए ट्रस्ट रूल्स का हवाला देकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक षड्यंत्र प्रतीत होता है, जो अन्यायपूर्ण और असंगत है। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां।
आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे करें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक। सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।